नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत बात करने वाले हैं हम आज के हमारे इस वीडियो में ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसे हम पंजीकरण भी कहते हैं। सो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो 3 या 5 ईयर के लॉ प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं। एजुकेशन पर्पस से हमारा आज का वीडियो होने वाला है। तो आप भी अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत हमारे आज के मुख्य टॉपिक के बारे में। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा यही वाला वीडियो विजिट कर रहे हैं तो हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के पहले भारत में इस ट्रेड यूनियन को लेकर क्या क्या कंसेप्ट थे, सब कुछ उसके बारे में डिस्कस किया है। हम कह सकते हैं कि हमने ट्रेड यूनियन का इतिहास डिस्कस किया है। देन इसके बाद हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन को समझाया है इस एक्ट के तहत। देन अब हम इस वीडियो में एक्ट को समझने के पर्पज से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको किस प्रकार से क्या लिखना है वो तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन इसके मेन फीचर्स को हम समझते हैं। तो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो श्रमिक संघ, अब व्यवसाय संघ कह सकते हैं हम इसे, इंग्लिश में हम इसे ट्रेड यूनियन एक्ट कह सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं श्रमिक संघ। तो कंफ्यूज इससे नहीं होना है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 3 से लेकर 9 तक और 10 में भी एक्चुअल में पंजीकरण रद्दीकरण की बात की गई है। तो हम बोल सकते हैं 3 to 10 तक व्यवसाय संघों के पंजीकरण का उपबंध किया गया है। अब किसमें क्या क्या लिखा है, आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, जिसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। तो श्रमिक संघों को वैधानिक स्वरूप अधिनियम के नियमानुसार जो है पंजीकरण करा लेने पर ही मिलता है। ठीक है, वैधानिक, अगर मान लीजिए कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब भी उसको अवैध नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर पंजीकरण का बेनिफिट क्या हुआ, तो हम ये भी आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी जो ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है तो उसको बेसिकली कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, कुछ अधिकार मिलते हैं, उसकी चर्चा हम बाद के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को एक स्टैच्यूटरी रूप देना है, एक लीगल रूप देना है, तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन उसका करवाना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो समुचित सरकार होती है, एक्चुअल में जो एग्रीगेट गवर्नमेंट होती है, जनरली वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वो क्या करती है, राज्य के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रार के लिए जो है सरकार अन्य अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति करती है, जिसका कार्य रजिस्ट्रार की सहायता करना है। ठीक है, जो भी कार्य में सहायता करना है और प्रधान रजिस्ट्रार के अधीक्षण तथा देखरेख में कार्य करना है, और उसी का उन पर नियंत्रण होता है, अर्थात इन पर रजिस्ट्रार का ही कंट्रोल होता है और आवश्यकता अनुसार इनकी नियुक्तियां होती है। ठीक है, रजिस्ट्रार इन्हें विभिन्न कार्य दे सकता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रार और उसके सहायकों का क्षेत्र जो है, क्षेत्राधिकार जो है, उसकी नियुक्ति के समय ही बता दिया जाता है कि आपको किस के दायरे में रहकर काम करना है। जहां अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार के अधिकारों का प्रयोग और उसके कर्तव्य का पालन करते हैं, वहां उन्हें रजिस्ट्रार के समकक्ष ही जो है माना जाता है। तो ये बात थी सेक्शन 3 की, जिसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति की बात की गई है। क्योंकि जब हमें ट्रेड यूनियन का यानी कि व्यवसाय संघ का या श्रमिक संघ का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो उसको किस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, जो कि सेक्शन 3 में उसका उल्लेख है। अब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं, जिसमें पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का ढंग बताया हुआ कि किस प्रकार से करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो उसके सदस्य हैं वो प्रार्थना पत्र फॉर्म जो है रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं। अब यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र होता है उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है और उस पर कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है 7, लेकिन मैक्सिमम नंबर के बारे में यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। और इसी एक्ट में 2001 में संशोधन हुआ था, जिसके तहत ये कहा गया
कि कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर कम से कम 100 या कुल संख्या के 10% सदस्य ना हो। मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रेड यूनियन बनाना है, तो उस से रिलेटेड मेंबर 100 या फिर जितने टोटल है उस इंडस्ट्री में उसके कम से कम 10% लोग, इन दोनों में से जो भी डेटा कम होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का इसमें रीति निर्धारित कर दी गई है, तो ये ध्यान रखना है। 2001 में ही अमेंडमेंट हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, यहाँ पर एक वाद हमें याद रखना है, ACC रजनका लाइमस्टोन क्वेरीज मजदूर यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन। इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि रजिस्ट्रार आवेदन पत्र पर 3 महीने से अधिक समय तक कोई भी विचार नहीं करता है तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, जो मुख्य रूप से हाईकोर्ट की रीट के लिए जाना जाता है, के अंतर्गत पंजीयक यानी कि जो भी ट्रेड यूनियन का प्रमुख व्यक्ति होता है वो आवेदन पर कार्रवाई के लिए राज्य के हाईकोर्ट में रीट ऑफ मैंडेमस दाखिल कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 3 महीने कहा गया है, लेकिन 1981 में भी संशोधन हुआ था और इस अवधि को जो है 60 दिन यानी कि 2 महीने के लिए कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर सारी शर्तों को एक ट्रेड यूनियन कंप्लीट करता है, मतलब जो भी शर्तें होती है उसको फुलफिल करता है, तो 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रार को कंपलसरी है कि उसको परमिशन देनी ही होगी, अगर सारी फॉर्मेलिटीज एकदम नियम अनुसार पूरी कर ली गई है तो। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है, ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि एक वाद है केशोराम रंगम वर्कर यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि अगर इस प्रकार का कोई ट्रेड यूनियन बनाया जाता है, संघ बनाया जाता है, तो फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन नहीं करता है। तो ये इस प्रकार का संघ बनाना, हमें पता है संघ बनाने के जो है एक प्रावधान भी हमारे फंडामेंटल राइट 19 में किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 60 दिनों के अंदर अगर जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारे कंप्लीट कर लिए है ट्रेड यूनियन ने, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो रजिस्ट्रार को 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर परमिशन देनी ही होगी। और एक बार संघ के पंजीकृत हो जाने पर नाम या समर्थन वापस करने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह संघ अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है हमारा सेक्शन 4 कहता है। अब इसी प्रकार सेक्शन 5 भी है जो इसमें बताया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रीकरण है, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के लिए पंजीयक क्या करेगा, किसके पास आवेदन पत्र देगा, रजिस्ट्रार के पास देगा। तो यहाँ पर ये बातें हमें याद रखना है। प्रार्थना पत्र के साथ संघ के नियमों के प्रति यहाँ पर एक विशेष बात है कि जब भी कोई ट्रेड यूनियन बनाना चाहता है तो उसको अपने ट्रेड यूनियन के नियम भी आप उल्लेखित करने चाहिए। हम आगे बताएंगे किस प्रकार से जो संघ के आर्थिक प्रशासन के लिए होगी वो संलग्न करना जो है आवश्यक है। और अब यहाँ पर सेक्शन 6 आ जाता है। सेक्शन 6 ये कहता है कि व्यवसाय संघ के नियमों में अंतर्विष्ट किए जाने वाले उपबंध, यानी कि अगर कोई ट्रेड यूनियन बना रहा है तो उसको कुछ फॉर्मेट में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और यहाँ तक कि उसमें ये क्या क्या बताना होगा। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन 6 में। तो यहाँ पर कम से कम 18-19 पॉइंट है, सो हमने उसको इस प्रकार से एक ही लाइन में लिख लिया है, आप इसको सुन के समझ लीजिएगा। यहाँ पर संघ का नाम होना चाहिए कि उसका क्या नाम है ट्रेड यूनियन का, जैसे हमने देखा है मद्रास लिबरल जो भी हिंद महासभा, ऐसे करके हमने कुछ ट्रेड यूनियन देखे हैं, मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन, हिंद मजदूर सभा, भारतीय श्रम संघ, कांग्रेस, प्रिंटर्स यूनियन। तो इस प्रकार से जो है संघ का एक नाम होने चाहिए, आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, पेशा तथा पता, यदि वे कर्मकार है तो उनके नाम, उनका पेशा यानी कि वो कहाँ पर जॉब करते हैं, पता था काम करने का स्थान होना चाहिए, स्थापना के उद्देश्य निहित होना चाहिए, लिखे होना चाहिए कि वो स्थापना क्यों कर रहे हैं, संघ समाप्त करने का ढंग भी उनको लिखना चाहिए, अर्थात अगर उनका संघ समाप्त किया जाएगा तो किस प्रकार समाप्त हुआ माना जाएगा। कार्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जो गठित कार्यकारिणी होती है उसके सदस्यों के नाम, उसकी आयु, कार्यकाल और पता। जिस प्रकार से आज हम इलेक्शन लोकसभा में मतदान करते हैं और कई सांसद चुने जाते हैं और उनमें से जो है कैबिनेट बनती है जो कि मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करती है, वैसे ही यहाँ पर भी कार्यकारिणी मेंबर्स वाली कमेटी होगी। ठीक है, तो जो भी उसमें कार्यकारिणी में सदस्य होगा मुख्य रूप से उसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन
रहती है, उसको नैतिक अधोपतन नहीं होना चाहिए उसका। तो जो भी उसमें मेंबर होते हैं उसका नाम, उसकी आयु, कार्यकाल, उसका एड्रेस होता है। सदस्यों की कुल संख्या, यदि स्त्री पुरुष अलग अलग है तो उनकी आयु, पता उल्लेख होना चाहिए। चंदा लेने का ढंग और योग होना चाहिए कि सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह ग्रामीण अंचली कर्मकार के लिए ₹1 प्रति वर्ष, ठीक है, बहुत ध्यान रखना, ग्रामीण अंचल के है तो ₹1 प्रति वर्ष, असंगठित क्षेत्र के लिए ₹3 प्रति वर्ष और अन्य मामलों में ₹12 प्रति वर्ष देता रहे। निधि का निर्माण, उसके संरक्षक का ढंग और उसका उपयोग किन किन मदों द्वारा किया जाएगा। वार्षिक ऑडिट, प्रमाण पत्र की संख्या, दिनांक जो स्पष्ट करता है कि ₹5 पंजीकरण की फीस जमा कर दिए गए हैं। संघ के मुख्य कार्यालय का पता जिसमें पत्राचार किया जा सके, ठीक है, जो भी यूनियन है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए जहां पर भी किसी प्रकार का पत्राचार लेटर का आदान प्रदान किया जा सके। व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के जो है पद यानी कि टाइटल्स, नेम, उम्र, पते तथा पेशे मुख्य रूप से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष के। फिर राजनीतिक निधि, जो राजनीतिक निधि होती है, हम आगे वाले वीडियोस में इसको वाले पॉइंट को समझेंगे। पॉलिटिकल फंड होते हैं, यदि वो है तो उसे किन किन मदों पर खर्च किया जा सकता है, ये भी होना चाहिए। सदस्यों की अयोग्यता भी उल्लेखित होने चाहिए, जैसे चंदा न देना, कोई अनैतिक कार्य करना, यदि न्यायालय ने उनके लिए कोई फाइल या सजा दे रखी है, उसके 5 वर्ष तक वह व्यक्ति संघ की सदस्यता ग्रहण करने के अयोग्य माना जाएगा, तो अयोग्यता भी होनी चाहिए। संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचित और निकालने का ढंग और उसके कारण होना चाहिए। संघ की संपत्ति, दायित्व, उनके आय व्यय और सामान्य विवरण होना चाहिए। और जो मानद सदस्य होते हैं, ऑनरेबली मेंबर्स जो होते हैं, उनके संख्या, उनको निकालने और रखने का ढंग होना चाहिए। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नियमों को संशोधित, परिवर्तित, समाप्त, विखंडित किया जा सकेगा, तो वो नियमावली होना चाहिए। कितनी अवधि के लिए पदाधिकारियों का कार्यकाल होगा वो उल्लेखित होना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से 3 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता। कोष का ऑडिट, जो भी कोष, कोशिका नहीं है एक्चुअल में, कोष यानी कि जो फंड होता है उसका ऑडिट, अकाउंट बुक्स आदि के संघ के पदाधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा निरीक्षण की सुविधा इत्यादि जो है उसमें मेंशन होना चाहिए। तो धारा 6 ये कह रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ट्रेड यूनियन बनाना है, तो हम ट्रेड यूनियन की रीति सेक्शन 4 में पढ़ चुके हैं, उसके बाद जब वो सेक्शन 6 में के तहत अप्लाई करता है तो उसको इस फॉर्मेट में जो है अपना विवरण लिखित रूप में देना होगा। इनकम टैक्स कमिश्नर वेस्ट बंगाल बनाम INS मील्स एसोसिएशन के निर्णय अनुसार संघ के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्मित नियम विधि मान्य होने चाहिए, ठीक है, अर्थात जो उद्देश्य है वो विधि मान्य होने चाहिए, कुछ भी मन से उटपटांग नहीं होना चाहिए जो विधि के विरुद्ध हो, अर्थात एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। जाति, धर्म, लिंग आदि के संदर्भ में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई बहाना बनाकर किसी कर्मकार से सदस्यता शुल्क नहीं लेना ताकि वह सदस्य न बन सके, अनुचित है। तो इस प्रकार से इस वाले निर्णय में बात कही गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। ये कहता है कि अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगने और नाम में परिवर्तन करने की अपेक्षा करने की शक्ति जो है निहित है। इसके अलावा क्या है धारा 7 में कि रजिस्ट्रार जो है अगर उसको लगता है तो वो और भी स्पष्टीकरण जो है लिखित रूप से मांग सकता है। किससे? जो भी उसके मेंबर होते हैं, आवेदनकर्ता होते हैं, उससे वो मांग सकता है, ठीक है, जो कि अनुकूल है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रजिस्ट्रेशन और भी मांग सकता है और उस मांग के अनुकूल, ठीक है, और उस मांग के अनुकूल चरणों को पूरा न किए जाने पर पंजीकरण के लिए बाध्य नहीं होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना। इसी प्रकार का एक वाद है कोंडाल राव बनाम रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन। इस वाद में न्यायालय कहता है कि किसी श्रम आयुक्त से नहीं बल्कि आवेदनकर्ता से ही मांगने चाहिए, अर्थात रजिस्ट्रार जो है आवेदनकर्ता से ही जो है इसकी जानकारी मांगेगा और सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को संघ को रजिस्टर पंजीकरण से इनकार कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब हम और भी कुछ पॉइंट जो है ट्रेड यूनियन से संबंधित देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा है कि स्पष्टीकरण की मांग जो है आवेदनकर्ता से की जा सकती है। सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों के संघ को रजिस्टर पंजीकरण से मना कर सकता है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्था द्वारा गठित संघ का पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन में संघ बनाने का अधिकार जनहित एवं नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा PFI किस प्रकार से अभी बैन चल रहा है भारत में। तो इसी प्रकार से संगठन बनाने का परमिशन तो है, हमें हमारा मौलिक अधिकार तो है, लेकिन अगर वो जनहित और नैतिकता के आधार पर ना हो, विरोध में है उसका, अर्थात तो उसको क्या है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर जब दो प्रतिस्पर्धी दो संघों में विवाद हो जाए किसी बात को लेकर, तो वे वास्तविक पदाधिकारी
जो वास्तविक, तो उसका निर्धारण साक्ष्य स्वीकार करके दस्तावेज का परीक्षण और संबंधित सभी सुसंगत मटेरियल पर विचार करके किया जाना चाहिए। मतलब अगर दो प्रतिस्पर्धी में, संघ के दो व्यक्ति में किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसके लिए जो है दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। पक्षकारों को गवाह का परीक्षण करने का जो है रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये विवाद जो है सिविल कोर्ट में सुने जाएंगे। ये अब यहाँ पर हमें एक और वाद याद रखना है, BC शर्मा वर्सेस ML भल्ला। यहाँ पर व्यवसाय संघ के चुनाव के सुपरविजन करना भी रजिस्ट्रार के अंतर्गत आता है और इसके लिए कई अधिकारी भी जो है अपॉइंट कर सकता है, जो विवाद की स्थिति में उक्त संघ का कामकाज देखते हैं। संघ के बैठक के बारे में जांच करने की ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है कि संघ की जो वैधता है के बारे में, बैठक नहीं, एक्चुअल में वैधता के बारे में जांच करने की इसकी शक्ति नहीं होती है। 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति संघ के और 18 वर्ष से कम आयु वाले कार्यकारिणी के सदस्य यानी कि पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं। और कोई भी सदस्य अनैतिक कार्य अगर करता है या अनैतिक कार्य के लिए दंडित किया गया है तो दंड के 5 वर्ष तक कार्यकारिणी का सदस्य नहीं हो सकता। अर्थात अगर मान लीजिए कि उसे आज दंड मिला है तो उसके 5 साल तक जो है वो कार्य नहीं कर सकता, इसके बाद जो है उसका सदस्य बन सकता है। तो और विभिन्न ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों की सूची के एक सत्यापन की एक सूची प्रणाली के लिए मतलब तैयार करेगा और इसके अंतर्गत 3 वर्षों में एक बार इसकी जांच के लिए उसकी और प्रस्तुत करेगा और संपूर्ण प्रक्रिया 1 वर्ष की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। सुधरी प्रणाली के अंतर्गत वे ट्रेड यूनियन आएंगे जो ट्रेड यूनियन अधिनियम के अंतर्गत जो है पंजीकृत है, रजिस्टर है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो ये पॉइंट यहाँ पर आए हैं इसका अर्थ ये हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन से, कि किस प्रकार से कोई ट्रेड यूनियन में डिस्क्वालीफाई रहेगा। तो इसका जो उल्लेख है सेक्शन 21 में किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है या फिर वो नैतिक अधोपतन का दोषी पाया जाता है या होता है तो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं रह सकता है। और ये 5 वर्ष वाली जो है कंडीशन रहती है। नैतिक अधोपतन क्या होता है तो इसके ऊपर हमने जो है हमारे एक वीडियो में अपलोड किया है जहाँ पर हमने मुख्य रूप से इसकी चर्चा की है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब जो व्यक्ति तैयारी करते हैं वो भी नहीं पा सकते हैं अगर वो नैतिक अधोपतन में दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो इसको हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है, यहाँ पर भी आया है तो हमने बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 8 भी है, सेक्शन 8 में ओनली रजिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम बात करते हैं अब सेक्शन 9 की, जिसमें रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की बात की गई है। रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि अगर सभी शर्तों तथा अधिनियम के प्रावधानों को पूरा कर लिया जाता है तो वो संघ जो है पंजीकृत हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और 2001 में एक संशोधन किया गया है कि पंजीकरण के बाद सदस्यों की संख्या 10% या 100 कर्मकार जो भी कम होगी वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो प्रमाण पत्र अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हो जाती है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है और जो ट्रेड यूनियन का प्रमुख होता है वो एक निश्चित फॉर्मेट में लिखित जो है रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्र दे देता है। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, उसको पंजीकरण को विहित ढंग से अपने रजिस्टर में नोट करता है और बाद में उसको एक प्रमाण पत्र जारी कर देता है। और प्रमाण पत्र इस बात का पुष्टि होता है कि हाँ इस फलाना जो XYZ ट्रेड यूनियन है इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 था। अब यहाँ पर सेक्शन 9 था, सॉरी, और सेक्शन 10 में जो है रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बातें कही गई है। अब यहाँ पर हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 10 वही कहता है कि ट्रेड यूनियन जो है कैंसिल, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। कैसे? ट्रेड यूनियन द्वारा निर्धारित ढंग से आवेदन पत्र अगर प्रस्तुत नहीं किया गया है तो कैंसिल किया जा सकता है। रजिस्ट्रार अगर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र है वो गलती से, भूलवश या धोखे से प्राप्त किया गया है या फिर एक जैसे नाम वाला जो है 2 ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गए हैं या जो ट्रेड यूनियन था उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है तो वो कैंसिल कर सकता है। ट्रेड यूनियन ने रजिस्ट्रार के पास से प्राप्त नोटिस पाने के बावजूद भी इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिफल में कार्य किया है, ऐसे किसी नियम को लागू रहने दिया है तो उपबंधों से मेल नहीं खाते हैं, या फिर ट्रेड यूनियन ने ऐसे किसी नियम को भंग किया है जिसकी जो है सेक्शन 6 के अंतर्गत उपबंध करना आवश्यक समझा गया है। ठीक है, जो अभी हमने सेक्शन 6 पढ़ा है तो जिसमें जितने भी पॉइंट हमने पढ़े थे उसके तहत अगर कोई उसके विपरीत जाता है तो जब रजिस्ट्रार का इस बात से समाधान हो जाता है कि पंजीकृत संघ की सदस्य संख्या बहुत जो है अपेक्षित जो होनी चाहिए थी, जो निर्धारित होनी चाहिए थी, उससे कम हो गई है तो रजिस्ट्रार सोच सकता है और उसको कैंसिल करने के बारे में
सोच सकता है। लेकिन कैंसिल भी ऐसे नहीं किया जाएगा, बल्कि कैंसिल अगर उसको करना है इन सारी बातों के फलस्वरूप, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, कम से कम 2 महीने पहले संघ के सचिव या अन्य अधिकारी, जो भी उसका हेड होता है, जैसा भी उसके फॉर्मेट में मेंशन होता है कि हमारा ये प्रमुख अधिकारी होगा, उसको लिखित नोटिस देगा। और लिखित नोटिस देना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और साथ में उसमें लिखित रूप से कारण भी बताना होगा कि ये रीजन है जिसके कारण हम आपका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है रद्द करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात कही गई है कि जब संघ के पंजीकरण के रद्द करने या वापस लेने के लिए आवेदन पत्र स्वयं संघ की कार्यकारिणी प्रस्तुत करती है, तो उस आवेदन के साथ संघ की जनरल बॉडी की मीटिंग का प्रस्ताव भी जो है अटैच रहना चाहिए। और नोटिस देना जो है आदेशात्मक प्रावधान है। यहाँ पर ये बातें हमें याद रखनी है। अर्थात बिना पंजीकरण के को रद्द करना है, वापस लेना अवैध होगा। मतलब नोटिस देना कंपलसरी है, बिना नोटिस दिए किसी के भी रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 10 ये कहता है। और रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों किया जा सकता है, तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार से रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन की बात करी, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की विस्तार से चर्चा करी है। हालांकि अगर रजिस्ट्रेशन रद्द कर देता है तो उसके खिलाफ अपील भी होती है सेक्शन 11 में, जिसका उल्लेख है। इसको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।